हेलो एस्पिरेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सीधा आपके एग्जाम हॉल तक जाता है। We're going to decode the constitutional development in India. You know, that one topic जहाँ से यूपीएससी, स्टेट पीएससीज या कोई भी competitive एग्जाम ले लो, सवाल पूछता ही पूछता है। So let's get right into it. Now you might be wondering, यार इतने पुराने एक्ट्स क्यों पढ़ने हैं? Well, here's the secret. हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक ईंट, हर एक पिलर इन्हीं ब्रिटिश एरा लॉज से जुड़ा हुआ है। इसको अच्छे से समझ गए ना तो पॉलिटी आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। That's why this topic is an absolute gold mine for both prelims facts and mains concept. Okay, so here's our roadmap for today. We're going to move step by step in perfect chronological order, just like history unfolded. और हाँ, ये exact sequence आपको एग्जाम के लिए भी याद रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, एक सिंपल ट्रेडिंग कंपनी के मामलों में आखिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंटरफियर करना शुरू ही क्यों किया? इस क्यों का जवाब ही हमारी पूरी कहानी की नींव है। और ये रहा हमारा पहला लैंडमार्क, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस साल को ना अपने नोट्स में डबल अंडरलाइन कर लीजिए। दिस वॉज द फर्स्ट बिग डिसाइसिव स्टेप बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट यानी कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए, इस एक्ट से दो सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम वर्दी चेंजेस हुए। पहला, बंगाल के गवर्नर का डेजिग्नेशन बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स बने पहले गवर्नर जनरल। ये एक डायरेक्ट प्रीलिम्स फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया और यहीं से इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड जुडिशियल सिस्टम की शुरुआत हुई। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। देखिए, 1773 के एक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थीं, कुछ लूप होल्स थे, तो अब वक्त था उन्हें ठीक करने का और कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल और भी मजबूत करने का। और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आया अगला बड़ा कानून, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। जस्ट अ लिटिल ट्रिविया फॉर यू, इसका नाम ब्रिटेन के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। सो व्हाट्स द मोस्ट क्रूशियल टेक अवे फ्रॉम दिस एक्ट? इट वॉज द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट यानी द्वैत शासन। इसने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। ये एक की कॉन्सेप्ट है जिसे आप अपने मेंस आंसर्स में यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर। चलिए इस डुअल सिस्टम को बिल्कुल आसान शब्दों में तोड़ते हैं। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से थे जो कंपनी के कमर्शियल यानी बिजनेस मामले देखते थे। अब उनके ऊपर एक नई बॉडी बना दी गई, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो सारे पॉलिटिकल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स मैनेज करती थी। और ये बोर्ड सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता था। सो एक कंपनी के लिए, एक सरकार के लिए, सिंपल। अब हम एंटर कर रहे हैं चार्टर एक्ट्स के दौर में। ये एक्ट्स बेसिकली हर 20 साल में कंपनी का लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आते थे। और लेट मी टेल यू, हर नया चार्टर अपने साथ कुछ न कुछ बड़ा बदलाव लेके आता था। Now this one is a very very important prelims fact. The 1813 Act ने इंडिया के साथ ट्रेड पर कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट था, सिर्फ दो चीजें छोड़कर, चाय का व्यापार यानी ट्रेड इन टी और चाइना के साथ ट्रेड। इनको छोड़कर बाकी सभी ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए इंडिया के दरवाजे खोल दिए गए। This is a frequently asked question, so don't forget it. And here we go. This is the peak of centralization. 1833 का एक्ट ब्रिटिश इंडिया में केंद्रीयकरण का फाइनल स्टेप था। इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को अपग्रेड करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और इस पोस्ट को सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई, एब्सोल्यूट पावर। ओके, प्लीज पे क्लोज अटेंशन हियर। ये वो जगह है जहां एस्पिरेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। लेट्स मेक इट क्रिस्टल क्लियर। 1773 का एक्ट बनाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जबकि 1833 का एक्ट बनाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यू माइट वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। दोस्तों, 1857 का विद्रोह, द ग्रेट रिवोल्ट, ये एक ऐसी घटना थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल नहीं चलेगा। अब इंडिया सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आएगा। अ होल न्यू एरा बिगिंस। इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसने पिट्स इंडिया एक्ट वाले ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और एक बिल्कुल नई पोस्ट बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। और हाँ, गवर्नर जनरल को एक नया टाइटल मिला, वाइस रॉय। अब यहाँ कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है।
अभी तक हम सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे, राइट? लेकिन इस एक्ट ने अचानक से डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनकी कानून बनाने की पावर्स वापस लौटा दी। और इसी एक्ट ने पोर्टफोलियो सिस्टम की नींव रखी, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या था? बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, ये आज के कैबिनेट सिस्टम का एक अर्ली वर्जन था। काउंसिल के हर मेंबर को एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया गया। दिस इज एन एक्सेलेंट पॉइंट फॉर योर मेन्स आंसर्स, शोइंग द ओरिजिन ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंडिया। चलिए अब हम इस सफर के आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फेज को देखते हैं। ये वो दौर था जब धीरे धीरे इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करने की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर आज़ादी की जमीन तैयार की। ये एक्ट, जिसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। इसका सबसे कंट्रोवर्शियल और यू कैन से द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्रोविजन था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। इसका मतलब था कि मुस्लिम मेंबर्स को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट देकर चुनेंगे। इट्स ऑफन सेड दैट दिस एक्ट सोड द सीड्स ऑफ पार्टीशन। याद रखने वाली बात, 1909 के एक्ट से जुड़ा एक और प्रीलिम्स फैक्ट है, अ नंबर बेस्ड क्वेश्चन दैट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज काफी बढ़ा दिया गया। Look at the numbers, from a mere 16 to a significant 69. ये इंडियन रिप्रेजेंटेशन में एक बड़ा जंप था, भले ही इनके पास पावर्स अभी भी लिमिटेड थी। अब साल आगे बढ़ते हैं और आता है अगला मेजर रिफॉर्म, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अगर इस एक्ट से आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना हो तो वो है डायरकी। और ये डायरकी सिस्टम प्रोविंशियल लेवल यानी प्रांतों में इंट्रोड्यूस किया गया था। आइए देखते हैं ये था। Diarchy in simple words means दोहरा शासन और डबल रूल। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो लिस्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक थी ट्रांसफर्ड लिस्ट, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ जैसे सब्जेक्ट्स थे जिन्हें इंडियन मिनिस्टर्स हैंडल करते थे, और दूसरी थी रिजर्व्ड लिस्ट, जिसमें फाइनेंस, पुलिस जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जिनको गवर्नर और उसकी ब्रिटिश काउंसिल ने अपने पास रखा। सो बेसिकली इट वाज लाइक गिविंग पावर बट नॉट रियली। Okay, time for a super quick revision of the most high-yield facts from our entire discussion. स्क्रीन पर जो ये 5 पॉइंट्स हैं ना, इन्हें अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। ट्रस्ट मी, ये सभी अलग-अलग एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आ चुके हैं। So as we conclude, here's a crucial point to think about, especially for your mains preparation. सोचने वाली बात यह है कि कैसे इन्हीं कानूनों ने, जिनका मेन पर्पस तो ब्रिटिश कंट्रोल को मजबूत करना था, अनजाने में ही भारत में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर्स और एक कैबिनेट सिस्टम की नींव रख दी। Think about this framework. We'll see you in the next explainer.